हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 हो चुका है और मैंने इससे पहले आंसर की भी अपलोड कर दी है, लेकिन कुछ सवालों को एक्सप्लेन करना था और बताना था कि कौन से सवाल डिलीट होंगे, कौन से नहीं होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है और काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो सीधे बेरेट से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, BNSS की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। सीधा ही बेरेट से पूछा गया था, तो मैंने आपको बार बार कहा था कि आप बेरेट लेकर के जाना। 19 के 19 सब्जेक्ट बेरेट अलाउ है। आपने मेरी बात मानी होती तो ये सवाल सही हो जाएगा आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 37। नेक्स्ट, इसमें मैंने आंसर भी दे रखा है PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, ये जो सेट से आप मतलब मत रखो कि मेरा सेट A है या B है या C है या D है, ठीक है। आप क्वेश्चन पकड़ लो, क्वेश्चन का आंसर देख लो। अब वो तो बच्चों वाली बात होगी, सेट A B C D में क्या दे रखा है उसका आंसर बताओ। आप क्वेश्चन पकड़ो, उसका आंसर देख लो कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। BNSS की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर मैं इसको छोटा कर देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन C, सेक्शन 86। ये भी आपके बेरेट से पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि 20 सवाल मतलब कि 20 सवाल सीधे आपके बेरेट से आएंगे, यानी कि 20 सवाल का आंसर आपके हाथ में है। 20 सवाल आपके सीधे सरल पूछे जाएंगे। ये मैंने इतनी अच्छी तरह से आपको कई बार बताया था, लेकिन फिर भी आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे तो फायदे होगा आपको, नहीं किए होंगे तो आपके लिए थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने खुद PDF बनाई है, इसका आंसर मैंने इसके अंदर ही डाला हुआ है और ये वापस जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और इससे पहले देख लो, इस टाइप में अगर पढ़ना है तो इस टाइप में मैंने क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं पहले से ही, लेकिन मैंने खुद की बनाई है ताकि आपको सेट A B C D, ये जो सेट है वो B सेट है, सेट A B C D के हिसाब से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्वेश्चन पकड़ लो, सीधा आंसर देख लो। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये बात कर रहा है, BNSS की कौन सी धारा मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? तो सेक्शन सीधा पूछा गया बेरेट से, तीसरा सवाल है सीधे बेरेट से आने वाला, ऑप्शन B हो जाएगा 346। अब ये सीधे सवाल आ रहे हैं और बेरेट अगर आपके पास में पूछा था कि BNSS और BSA को रखा गया है आपके सिलेबस में, तो इसका मतलब है कि 4-4 भागों में दो भाग में बांटना था, यानी कि आधे नंबर BSA से, आधे नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट से, मतलब कि कैटेगरी डिवाइड करनी थी। 10 नंबर का पोर्शन है तो 5-5 नंबर मैंने बोला था पहले ही आपको जब मैंने कवर करवाया था तब। क्वेश्चन नंबर 4, मैं हिंदी के आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ। जिला न्यायालय A में एक मुकदमा लंबित है लेकिन एक पक्षकार मीरा जिला न्यायालय B में इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, यह दावा करते हुए कि न्यायालय A में न्यायाधीश पक्षपाती हैं। विरोधी पक्षकार रवि यह कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है, यह तय करने का अधिकार किसके पास में है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं। तो जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में जाएंगे और ऑप्शन A में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही दे रखे हैं।
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, माया अपनी पड़ोसी नेहा से कुछ राशि की वसूली के लिए न्यायालय ए में मुकदमा दायर करती है। कार्रवाई के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से इस ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जाए। न्यायालय ए तब आवेदन की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस स्थिति में सीपीसी, ये पूछा गया सीपीसी से, और मैंने बताया था जब पक्षकारों को जोड़ना हो या उनको पक्षकार नहीं बनाना हो तब आदेश 1 के नियम 10 में अपन जाएंगे। तो सीधा सवाल आया था बैरक से, ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप साथ में क्रॉस चेक करते रहिए कितने आपके सॉल्व हो रहे हैं। अब सीपीसी से अगेन क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6। सीपीसी की कौन सी धारा मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है? अब ये जो मेरे पास में सेट है वो बी सेट है, ये सीधा ही डायरेक्ट बैरक से पूछा गया है। मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम से पहले 20 सवाल आपके बैरक से आएंगे, 20 से ज़्यादा ही बैरक से आए हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल चांस बन रहा था आपके ये भी क्लियर करने का। तो ऑप्शन जिन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है वो सभी क्लियर कर जाएंगे। ऑप्शन डी, धारा 96 में ये प्रोविज़न दे रखा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, सीपीसी के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान यानी कि रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन ऑर्डर 8 बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? देखो यहाँ पर लिखित कथन पेश करना होता है 30 दिन के भीतर भीतर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सीपीसी की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान करती है? सीधा बैरक से पूछा गया है। मैंने आपको बार बार कहा था बैरक लेकर के जाना है, 19 सब्जेक्ट लेकर के जाना है, और ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखो सीधे बैरक से सवाल आ रहे हैं और फिर भी आपके सवाल गलत होते हैं, तो फिर बड़ा दुख होता है कि सवाल गलत क्यों हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। पूरी मेहनत पर पानी फेल हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित ट्रांसफर करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सीधा सिंपल सवाल मैंने पूछा था, 20 सवाल डायरेक्ट, 20 सवाल पकड़ लो, सीधे क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे। तो ये सीधा सवाल आया है ऑप्शन बी, मुकदमों का स्थानांतरण। नेक्स्ट, पता नहीं क्यों बोल रहे कि टफ आया है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 10, सीपीसी के किस आदेश के तहत संक्षिप्त यानी कि समरी मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है? आपको क्या करना था, सीधा ऑर्डर देखना था। मैंने एक पीडीएफ भी बनाई थी मेजर लॉ की, उसमें सीपीसी के मैंने ऑर्डर भी मेंशन किए थे। अगर आपने वो ऑर्डर भी देखे होते ना, आपके पास में ब्रेक था, आपको ऑर्डर देखना था सीधा। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि आपको सवाल समझ में नहीं आता है, आप एक एक ऑप्शन को चेक कर लो। आदेश 37 ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बीएनएसएस की कौन सी धारा
राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो सवाल है थोड़ा ये मान सकते हैं कि थोड़ा टफ सवाल है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये भी वैसे टफ है लेकिन पूछा गया समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको चारों ऑप्शन एक बार डायरेक्ट में चेक करने हैं तो आपको आंसर मिल जाता, यानी कि ऑप्शन सी 398 सेक्शन। वहाँ जा कर के आपको प्रोविज़न देखने थे, ऑप्शन 198 में देखना था, नहीं मिल रहा है, 298 में देखना था, नहीं मिल रहा है, 398 में आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सीपीसी की किस धारा में अंतराभिवचनीय यानी कि इंटरप्लीडर सूट का प्रावधान दे रखा है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मस्त पूछा गया सीपीसी से, बहुत इजी आया है, यानी कि सीधा बेरेक से पूछा गया है। इंटरप्लीडर सूट यानी कि दो प्रतिवादियों के बीच में होने वाला सूट, ऑर्डर 35 सेक्शन 88, ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉक टेस्ट में भी मैंने कई बार आपको ये सवाल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है? सीधा बेरेक से पूछा जाने वाला सवाल। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, मैंने आपको कहा था आराम से पेपर क्वेश्चन देख के सॉल्व करना, क्वेश्चन को पढ़ना था। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन में धाराओं को चेक करना था। ऑप्शन है इसका सही आंसर है धारा 35A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बीएसए की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? यहाँ देखो फिर से बेरेक से पूछे जाने वाला सवाल, सीधा सेक्शन पूछ लिया। धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में नहीं था? दोनों ही बेरेक्ट आपके पास में थे, आपको देखना था। सीधा बीएसए का बेरेक्ट उठा के धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए प्रपीड़न इसका सही आंसर मिल जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत यानी कि रिलेवेंट होता है पर इसमें चर्चा की गई है? फिर से अगेन आपको पूछा गया है सीधा सेक्शन से, सीधा ही सेक्शन से पूछा जाने वाला सवाल। आपको सवाल समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने थे। तो 15 का आंसर होता है आपके सेक्शन 14 ऑप्शन बी। नेक्स्ट। एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगता है। जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना था। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? अब जब मैंने ये सवाल बनाया भी था मॉक टेस्ट में, मैंने ये बताया था कि जब भी कभी मान लो किसी के फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो उसके लिए विशेषज्ञ की राय ली जाती है, और विशेषज्ञ की राय एक कमज़ोर एविडेंस होता है जिसे कोरोबरेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है। बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ कोरोब किया जाएगा, अपने आप में सक्षम नहीं होते किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए, कोरोबरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। जहां कोई दस्तावेज कई भागों में जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड में के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहां
BCA 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, प्राइमरी एविडेंस। नेक्स्ट, BSA की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा? देखो, ये भी सवाल सीधे बेरेक से पूछा गया, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, एक बार 4 ऑप्शन चेक कर लो बेरेक में। मैंने ये भी कहा था कि पहले 50 सवाल ढूंढ के सही करने हैं। उसमें अगर 2 घंटे भी लग जाते, 2.5 घंटे भी लग जाते थे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तब भी आप क्वालिफाई कर रहे थे, तब भी आप। 18 नंबर का सवाल जो पूछा गया है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 165। अगर इसमें प्रोविजन दे रखा है तो अदरवाइज बाकी वाले चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है? आपराधिक में तो होता ही है, वहां पर प्रीवियस कंडक्ट देखा जाता है, लेकिन सिविल के मामलों में नहीं देखा जाता, आमतौर पर रिलेवेंट नहीं होता है। और यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन ए, केवल तब जब अन्य प्रासंगिक तथ्य से संबंधित हो, तब यानी कि जो अन्य जो फैक्ट है, रिलेवेंट फैक्ट है, उससे रिलेवेंट है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है फैक्ट, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। CPC की कौन सी धारा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत से संबंधित है? ये CPC बिल्कुल ही इन्होंने सीधे बेरेक से पूछा है, और मैंने ये बोला था रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस, कितनी बार बोला था? धारा 10, धारा 11, धारा 10 और धारा 11 को याद करके जाना है। सीधा पूछ लिया रेस जुडिकाटा, रिपीट हुआ है वापस। मैंने 17 और 18 के क्वेश्चन पेपर भी करवाए थे, और 17 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। रेस जुडिकाटा कहाँ पर है CPC में? धारा 11 में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, BSA 2023 की धारा 146 फिर से सेक्शन से पूछा गया डायरेक्ट सवाल। अदालती कार्रवाई में सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं? एग्जामिनेशन में कब पूछे जाएंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, यानी कि प्रतिपरीक्षा। यहाँ पर प्रतिपरीक्षण नहीं लिखा गया, जीरे लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश वाले में देख लो ना क्या लिखा है। लिखा है ऑप्शन सी में क्रॉस एग्जामिनेशन, बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा इसका सही। देखिए ऑप्शन सी, जीरे के दौरान, ऑप्शन सी सही आंसर है। सेक्शन से पूछा गया सीधा बेरेक से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए, इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है, यानी कि नेगोशिएशन करता है। ऑप्शन ए, न्यूट्रल होता है, तटस्थ पक्ष का थर्ड पार्टी न्यूट्रल रहती है। नेक्स्ट, मैंने ये भी बोला था बड़े क्वेश्चंस को पहले नहीं करना है, छोड़ देना है एक बार के लिए, हाथ भी नहीं लगाना है, देखना भी नहीं था, स्किप करके चलना था, छोटे वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने थे। ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संविदा को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जिसमें कहा गया कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की कार्रवाई नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से
कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होगा? अब जब दोनों पक्षकार तय नहीं कर पा रहे हैं तो कौन करेगा? न्यायालय करेगा, सीधी सी बात है। ये तो मैंने मॉक टेस्ट में भी बताया था आपको। ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायालय करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ एडीआर उपयोग करने का नहीं है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी, इसका जो आदेश होता है, निर्णय जो होता है, वो बाध्यकारी हमेशा ही नहीं होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल है जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का अधिनिर्णय दिया गया था। मीरा ने यह तर्क देते हुए राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने योग्य नहीं था। किरण ने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, इसका कौन सा प्रावधान वेट कीजिए इसको, बिल्कुल यहाँ ये थोड़ा पूछा गया, थोड़ा सवाल था, ट्रिकी सवाल था। तो इसका आंसर होगा आपके ए, सीधा सीधा धारा 36, ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिनियम की धारा 36 मध्यस्थता अधिनिर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है जब तक कि अदालत द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, आप क्रॉस चेक करते रहना और अपना स्कोर देखते रहना कितना बन रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे सवालों के आंसर के साथ, मेरे आंसर के साथ आपके आंसर मेल खा रहे हैं और आपका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, यानी कि 45 से 50 के बीच में आपके सवाल सही हो रहे हैं, तो आराम से नींद ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। बीएसए 2023 की धारा 78 सबसेक्शन 2 के अनुसार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आधिकारिक पद था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैं आगे बताऊंगा कहाँ से सवाल पीडीएफ से आए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15, देखो सीधा क्वेश्चन धारा 15 से पूछा गया है के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। आप धारा 15 पढ़ोगे, टाइम लिमिट नहीं है कि इतने महीने या इतने साल, इतने वर्ष, कोई भी समय फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ सवाल तो डिलीट होंगे ही, यानी कि 5 सवाल आप मान के चलो, कम से कम 5 सवाल डिलीट होंगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपकी मार्किंग 100 नंबर से 40% पर हो रही थी, तो 90% पर भी 40% पर ही या 45% पर ही होगी। बात वही है कि अगर आपकी मार्किंग जो हो रही है वो अगर आप जनरल से ओबीसी से हों तब 45% से हो रही थी, और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हों तो 40% पर हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 45% मार्किंग जो है वो अब 95% से होगी, लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 ये सेट बी है, लेकिन सेट बी नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं देखना है कि सेट ए में क्या है, सेट बी में क्या है, आपको सीधा सवाल देखना है। मैं रुका हुआ, आप सवाल देख लो, सवाल देखते ही सवाल पर आ जाओ। आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जाता है।
जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर आर्थिक तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। कहाँ करेगी? पारिवारिक न्यायालय, नहीं है तो जिला न्यायालय, और वो भी नहीं है तो अपर जिला न्यायालय। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए सीधा ही सही है। आर्थिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी कर सकती है जब वह उसे साबित कर देगी। नेक्स्ट, सीधे सिंपल, मैंने बोला था 20 सवाल डायरेक्ट, 20 सवाल सीधे आएंगे। ये सवाल सीधा PDF से आया है। अब आप कहो तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपने खुद पढ़ी होगी PDF। जिन मामलों में आप हिंदू लॉ उठा के देख लेना, हिंदू लॉ का पहला या दूसरा तीसरा सवाल होगा। जिन मामलों में दाएं भाग अनभिव्यक्त हैं वहाँ क्या प्रचलित, यानी कि दाएं भाग जहाँ लागू नहीं होती है, ये शाखाएं हैं। मैंने बताया था 2 शाखाएं होती हैं, दाएं भाग, मिताक्षरा, दोनों ही उत्तराधिकार के नियम बताती हैं। दाएं भाग कहती थी कि पुत्रियों को भी शामिल करो उत्तराधिकार में, लेकिन मिताक्षरा केवल कहती थी कि उत्तराधिकार में संपत्ति पुत्रों के पास में ही आनी चाहिए। तो जहाँ पर दाएं भाग यानी कि केवल असम और बंगाल में लागू होती है, लेकिन मिताक्षरा कहाँ का लागू होती थी? पूरे भारत में लागू होती थी, असम और बंगाल को छोड़ के। तो दाएं भाग लागू नहीं है, वहाँ पर मिताक्षरा लागू होती है। ऑप्शन सी सीधा सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निशा और आकाश अलग हो चुके हैं और वे दोनों अपने नाबालिग बच्चे आरव की कस्टडी चाहते हैं। निशा मुख्य देखभाल करता रही है, जबकि आकाश का दावा है कि वह आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। वे दोनों संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आरव की कस्टडी निर्धारित करने में अदालत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करेगी? हमेशा देखी जाएगी, ये पूछा गया है आपके हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। बच्चे का सर्वोपरि कल्याण देखा जाएगा। सर्वोपरि कल्याण, जब आपके ये आता है ना संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, वहाँ पर हमेशा ये देखा जाएगा बच्चे का कल्याण और उसका सर्वोत्तम हित ध्यान में रखा जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने 20 सिलेक्ट किया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखो ये मैचिंग वाला सवाल हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। मैंने आपको बताया था जहाँ पर ऐसा सवाल आता है आपको 1 या 2 शब्द ऐसे ध्यान में रखने हैं कि आपको जो आते हैं। तो मैंने सायरा बानू को बार बार बोला था, ट्रिपल तलाक बार बार सायरा बानू मैंने बताया भी था जब पढ़ाया था तब। सायरा बानू बनाम भारत संघ, ये 3 तलाक से जुड़ा हुआ है, तो ये नंबर 5 पे है। तो आपको देखना है ई और 5 कहाँ आ रहे हैं। ई और 5 ई में तो नहीं आ रहे हैं, ई और 5 बी में आ रहे हैं और सी डी में भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल सा आपको ये पकड़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है? सपिंडा रिलेशनशिप कहाँ डिस्कस है? देखो धारा 3 ऐप में तो है ही है, ये तो बात फिक्स है। फिर साथ में 5 जो धारा 5 है हिंदू मैरिज एक्ट की, उसमें धारा 5 की सबसेक्शन 5 में क्या दे रखा था? सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए दोनों पक्षकार, वहाँ पर भी ये बात बोली गई है। और धारा 3G में भी ये बात बोली गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो क्वेश्चन इंग्लिश वाला देख लो। 3 ऐप तो दे रखा ही है, 3G भी है और 5V भी है। तो यानी कि 5 3G और 3 ऐप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर 32 में। आपको बस ये वाला लाइन ध्यान में रखना है, यानी कि 3F 3G
और 5 5, ये अगर ऑप्शन में है तीनों एक साथ में तो आंसर वही होगा। नेक्स्ट, सीधा सवाल सिंपल सा पूछा गया, बेचारा कुछ भी नहीं पूछा गया था अलग से। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। जो एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी पता है कि धारा 9 की अर्जी दाखिल की जाती है। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था 50 सवाल देख के सही करना, चाहे 2 या 2.5 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में जेल के एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को पत्र भेजा था जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया? हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। तो इसका आंसर देखो 2 मेरे को लग रहा है, ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो दोनों सवालों में से एक आंसर को चूज करें तो फिर ए ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। हुसैना खातून पहला केस था पीएल का, तो फिर ये भी हो सकता है डिलीट ही हो जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 बहुत बड़ा है। 1990 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के गंभीर शोषण का पता लगाया। कई बच्चों सहित ये मजदूर बेहद खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे, अस्थायी आश्रम स्थलों में रह रहे थे और वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्र में फंसे हुए थे, बंधुआ मजदूरी। इन परिस्थितियों से मौलिक मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन का पता चला, फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे थे। वहाँ काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थितियों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया गया और उक्त मामले में कोर्ट के निम्नलिखित विचारों में से एक को माना गया, जिसे पहचानिए। तो देखो ऑप्शन ए तो गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ यानी कि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21, आपको जीवन का गरिमामय जीवन आपको वहाँ ये देखना है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर आता है आपके क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर निष्क्रिय नहीं होकर के सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि ये तो कह रहा है गलत, ये हो गया गलत। दूसरा कथन, जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित है, ये भी गलत। जनहित सामाजिक हित सार्वजनिक मुद्दा होता है उसमें, तो दोनों कथन गलत। तो अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी दोनों कथन गलत। नेक्स्ट, ऐसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना था। अगर आपका स्कोर आप क्रॉस चेक करते रहना, सही हो रहा है, साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना था। फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया है। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही है। इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है और इसलिए वह किसी भी भरण पोषण के हकदार नहीं है। दूसरी शादी कर ली, अगर शादी नहीं करती तब तो मेंटेनेंस ले सकती थी। शाहबानो का केस 125 CRPC, लेकिन दूसरी शादी कर ली है तब वो एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए।
तो ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा, हकदार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन बी, संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून। क्लास में भी जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में धुरोड़ो गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा। श्री हरबंश ने उस वर्ष पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत में लोगों का प्रतिनिधित्व किया और राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि उनकी आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई या प्रतिबंधित किया गया? यहाँ पर भी दो मामले सामने आ रहे हैं, पर जालान ट्रेडिंग बनाम भारत संघ और एमसीडी बनाम बिरला कॉटन मिल्स। तो एमसीडी का मामला सही हो सकता है, साथ में ये भी सही हो सकता है एक्यूरेट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मान के चलो, मैंने चेक किया है वहाँ पर एमसीडी नहीं हो रहा है और जालान ट्रेडिंग वाला मामला ही बैठ रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है? अवैधता, तर्कहीनता, आनुपातिकता, जनमत। तो ये जनमत ही न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का आधार नहीं है, तो केवल 4 ही, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है? ये एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है। ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित और व्यावसायिक हित कर्तव्य से टकराते हों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन एडवोकेट एक्ट्स। अधिवक्ता श्री एक्स एक संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल श्री वाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता श्री एक्स ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत स्वीकार की, जिससे श्री वाई के हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री एक्स अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई की तारीखों के बारे में सूचित भी नहीं कर रहे थे, जिससे प्रतिकूल निर्णय हुए। तो आंसर हो जाएगा इसका, बार काउंसिल इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। तो बार काउंसिल जाल दे रखा है, आंसर वही टिक करना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्यावसायिक कदाचार के मामलों में कार्रवाई की प्रकृति होती, अभी भी आपको पता है, मैंने ये भी बोला था आपको सिलेबस में दिमाग में रखना है अपना, ये भी पता करना है एडवोकेट एक्ट से 4 नंबर के सवाल आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना था। व्यावसायिक कदाचार के मामलों में कार्रवाई की प्रकृति होती है, तो इसकी जो नेचर होता है वो होता है क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रकृति। यहाँ पर तो नहीं दे रखा है, अर्ध आपराधिक दे रखा है, ये काट दो। आपके पेपर में जरूर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43। अभी देखते चलिए। नेक्स्ट, व्यावसायिक कदाचार के मामले में कार्रवाई की प्रकृति होती है। हाँ, अर्ध आपराधिक ही दे रखा है, सही दे रखा है, वहाँ भी सही दे रखा था, कोई बात नहीं, वहाँ भी सही दे रखा है। अर्ध आपराधिक यानी कि
ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 3। तो सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि जनहित याचिका यानी कि PIL मामले में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में ढील दी गई है, लोकस स्टैंडी का प्रोविजन दे रखा है, तो कथन सही है। जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही कथन सही हैं। मैंने बोला था समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है, इसे कहते हैं लोकस स्टैंडी का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट 45, सीधा सेक्शन से पूछा गया है, धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा इसमें शामिल है। तो धारा 284 जब आप देखोगे तो इसमें स्टॉक आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो केवल 3 यानी कि ऑप्शन सी से आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में किस का प्रावधान दे रखा है? तो 43 में दे रखा है शेयर पूंजी के प्रकार। सीधा बेरेक से पूछा जाने वाला सवाल, 2 नंबर के सवाल कंपनी लॉ से है, दोनों ही सीधे बेरेक से पूछे गए। नेक्स्ट 47, सूरत शहर में एक्स नामक एक विनिर्माण कंपनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट को सही पास की नदी में बहा रही है। इससे गंभीर प्रदूषण हुआ है जिससे नदी का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो गया है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय किसान और निवासी जो सिंचाई और दैनिक जरूरतों के लिए नदी पर निर्भर है, दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और फसल विफलताओं का सामना करने लगे हैं। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई शिकायतों के बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उपरोक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर चुनें। देखो इसका सही आंसर दे रखा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 में। नेक्स्ट डी आंसर सही होगा उसका। और फिर आता है आपके निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से लोकप्रिय है? अम्ब्रेला यानी कि छाता होता है ये, और इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब देखो IT एक्ट से भी सवाल आए हैं, तो मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास में साइबर लॉ का आप लेकर के जाओ तो IT एक्ट जरूर लेके जाना। मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 एक्ट W में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो साइबर कैफ़े है, दूर संचार है, सोशल मीडिया नहीं है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है। तो 1, 2 और 4 जहाँ पर दे रखा है वो आंसर सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब 50 नंबर सवाल कह रहा है उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के लिए खतरों को कम करने और संभावित पूर्वाग्रह की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है मतलब पूछा जा रहा है। धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से कार्य करना, यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन की समकक्ष समीक्षा प्रदान करना, ग्राहक के साथ किसी भी पूर्व संबंध का खुलासा न करना, ऑप्शन डी हितों के टकराव के किसी भी संभावित स्रोत का खुलासा न करना। तो एक तो ऑप्शन ये सही है, यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन की समकक्ष समीक्षा प्रदान करना, और ये उपाय नहीं है। और दूसरा
1 है, 3 भी है। और हितों के टकराव कि किसी भी संभावित स्रोत का खुलासा न करना, तो ऑप्शन 4, 2 और 4 यानी कि केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कोई भी सेट हो, आप सिर्फ सवाल देखो, उसके आंसर पकड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। अब देखो ये सवाल आपके सीधा जाएगा डिलीट होने। कारण इसका ये है कि जब ये जो बोला गया है ना कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020, आप चेक कर लेना सेक्शन को जा करके, डेफिनेशन क्लोज में जा करके आप देख लेना एक बार के लिए। वहाँ पर नियोक्ता की परिभाषा को पढ़ना, वहाँ पर ये चारों ही दे रखे हैं। अब ये चारों जब दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन में चारों का ऑप्शन ही नहीं है। ये सवाल, अब आप कारखाने का अधिभोगी वो भी होता है, ठेकेदार भी होता है, कारखाने का प्रबंधक भी होता है, कारखाने का प्रबंध निदेशक भी होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें। तो एक बार के लिए अपन ठेकेदार को हटा लेंगे। चलिए हटा दो इसको, ये गलत है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन ए इनकी माने तो सही होगा। नेक्स्ट सेक्शन 2, ये थोड़ा सही सवाल था, लेबर एक्सेस, सिंपल सवाल आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है। चारों शामिल किए गए हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेचुटी, बोनस, रोजगार कार्यालय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए इनमें से किसकी स्थापना नहीं की गई है। देखो बहुत इजी सवाल था। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, श्रम न्यायालय भी है, औद्योगिक न्यायाधिकरण भी है, लेकिन पर्यावरण न्यायाधिकरण जैसा कोई भी अभी तक नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54, विनिर्माण कंपनी XYZ, मैंने बोला था कि बड़े सवाल स्किप कर देना स्टार्टिंग में, बाद में करना लास्ट टाइम में। विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड ने हाल ही में बिना कोई मुआवजा दिए 14 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये बर्खास्तगी कर्मचारी के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने छटनी मुआवजे का दावा किया, जिसे प्रबंधक ने खारिज कर दिया। अस्वीकृति से व्यतीत कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही उत्तर चुने। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्खास्तगी ले ऑफ के बराबर है और इसलिए मुआवजा दिया ही जाएगा। नेक्स्ट ए ऑप्शन वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट मालती एक छोटी व्यवसायी है और ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। साइबर लॉ से 2 ही सवाल आएंगे 2 नंबर के। मालती एक छोटी व्यवसायी है और ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। हाल ही में उन्होंने देखा कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई है और उनके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, जिनमें नाम, पता और भुगतान विवरण शामिल है, चुरा ली गई है। कुछ ही समय बाद उनके कुछ ग्राहकों ने अपने खातों में अनधिकृत लेन देन की सूचना दी। मालती इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट 56, ये तो बहुत इजी सवाल था, ये तो मैंने अच्छे से पढ़ाया भी था आपको। श्री बी ने श्री ए के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने के लिए कहा। जब ए ने मना किया तो बी गुंडागर्दी पर उतर आया और मारने की, गर्दन तोड़ने की धमकी दे दी। धमकी दी है, मारा नहीं है। चाहे वो पत्थर उठा ले या हथियार उठा ले, उठाना सामने वाले के मन में युक्त भय पैदा करना, अभी तक मारा नहीं है,
धमकाना हमले की श्रेणी में आता है। ये टॉर्ट में है और आपके बीएनएस में भी है, दोनों में ही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब कृत्य पूछा गया, टॉर्ट से पूछा जाने वाला सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। लिफ्ट लेते समय सुश्री जे को पता था कि ड्राइवर श्री टी शराब के नशे में है। इस परिणाम स्वरूप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सुश्री जे को चोटें आई। किस बचाव का दावा किया जा सकता है और उन्होंने मुआवजे के लिए मामला दायर किया। श्री टी क्या बचाव लेंगे? बिल्कुल लेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। मैंने लैटिन की मैक्सिम भी कल ही आपको रात को प्रोवाइड करवा दी थी, उसमें मैंने वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया में ये भी बताया था, पढ़ाते वक्त भी बोला था कि अगर खुद से कोई सहमत हो जाता है, अपनी सहमति दे देता है, फिर वो नहीं जाएगा कि दावा नहीं दायर कर सकेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर सहमति दे देता है उसके बाद अगर उसको उसके लीगल जो राइट है वॉलेट होते हैं तो फिर वो नहीं जा सकता सिविल न्यायालय में कंपनसेशन के लिए। नेक्स्ट, 58, बड़ा अच्छा सवाल है। श्री के एक इमारत के मालिक हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और उन्हें किराए पर देकर उन्होंने काफ़ी आय अर्जित की। श्री वाई के पास की कपास की मिल के मालिक है, पास में कपास की मिल है, के द्वारा कब्जा के बाद बनाया गया था। मिल शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान होता है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य की जांच की। टॉर्ट का मामला है, मैंने बोला था टॉर्ट से 3 नंबर के सवाल बनेंगे, कम से कम 3 या 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। देखो सारे टॉर्ट से पूछे जा रहे हैं और इसका आंसर होगा कि पास वाला न्यूसेंस कर रहा है तो ये तो सीधा सा आपके इसके अंदर ही क्वेश्चन में सवाल का जवाब मिला हुआ था, छुपा हुआ था। शोर और धुएं के कारण यानी कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऑप्शन सी उपद्रव, उपदूषण, अपदूषण सॉरी, ऑप्शन सी न्यूसेंस इसका सही आंसर होगा। और हो सकता है आंसर किया है तब डैमनम साइन इंजुरिया भी हो, लेकिन अभी के लिए मान लो उपद्रव, न्यूसेंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। दो बसों के बीच टक्कर हो गई जिनमें से एक सरकारी थी, दूसरी प्राइवेट बस थी। प्राइवेट बस गलत दिशा से आ रही थी, सरकारी बस लापरवाही से आ रही थी, दोनों ही नेग्लिजेंसी में थे। तो इसको कहेंगे दोनों की लापरवाही यानी कि अंशदायी यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ऑप्शन सी सही आंसर है। इजी क्वेश्चन पूछा गया है टॉर्ट से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60। आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन के अंतर्गत किया गया, किस धारा में किया गया है? तो ये तो आपके पीडीएफ में मिल जाएगा सीधा सीधा, जब आप टैक्सेशन की पीडीएफ देखोगे वहाँ आपको मिल जाएगा, धारा 224, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, श्री एक्स ने धारा सी के तहत कर कटौती का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपये जमा किए। मान लें कि श्री एक्स आयकर अधिनियम 2061 की धारा 115 BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं, यानी कि जो नई कर व्यवस्था है, 2 कर व्यवस्था है, न्यू स्कीम को नहीं चुनते हैं, तो फिर सही विकल्प क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए। श्री एक्स कर चोरी का दोषी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। जिनका ऑप्शन ए है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 62। निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। कथन 1, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय कर से मुक्त है। ये कथन सही है। गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, जिससे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना
द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी पूछा गया था। श्री जे बैंकर हैं जिन्होंने ऐप नाम सुश्री ऐप का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया, यद्यपि उनके पास पर्याप्त शेष राशि थी और इससे सुश्री ऐप को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। सुश्री ऐप किस परिदृश्य के तहत मामला दायर कर सकती है? आंसर होगा इसका ऑप्शन, देखो मान लो चेक लेने से मना किया है तो केस को जोड़ना उससे, मताधिकार वाला एसपी बनाम वाइट का केस, मत देने नहीं दिया, वोटिंग देने उसको नहीं दिया था, तो वोटिंग देना नहीं दिया, तो जिसको वोटिंग दे रहा था वो जीत गया था, लेकिन फिर भी उसके लीगल राइट वॉलेट तो हुए हैं ना, तो यहाँ पर भी चेक लेने से मना कर लिया, हालांकि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन उसके लीगल राइट वॉलेट हो रहे हैं, तो इंजुरिया साइन डैमनम फिर से टॉर्ट के केस से, टॉर्ट लॉ से पूछा गया है। ऑप्शन ए इंजुरिया साइन डैमनम, मैंने पढ़ाया था जब आपको बोला था 2 मैक्सिम पर ही टॉर्ट डिपेंड करता है, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले अनुबंध किस धारा के तहत शून्य होते हैं? सीधा सिंपल सवाल, एग्रीमेंट की परिभाषा धारा 2G में दे रखी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लिश में देख लो तो यही आपका क्वेश्चन कौन सा है, 64। चलिए 64 को सीधा पेपर से देखते हैं। देख लो यहाँ पर, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड अंडर, यानी कि कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले अनुबंध को डैश के तहत शून्य कहा जाता है, तो आंसर 2G, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सेट है डी, ये सेट डी है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि सेट वाइज नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन देख के आंसर सॉल्व करना है। अमान्य गारंटी की अवधारणा धारा के अंतर्गत आती है, सीधे सेक्शन पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ऑप्शन ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ए धारा 142 और 144 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रियल एस्टेट डेवलपर ए ने एक प्रमुख भूमि के मालिक बी के साथ उसकी संपत्ति खरीदने के लिए अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अनुबंध में ये शर्त रखी कि 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 1 करोड़ रुपए 6 महीने के भीतर देगा। बदले में बी भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद बी ने बिक्री विलेख यानी कि सेल डीड को एग्जीक्यूट निष्पादित करने से इनकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि उसे किसी अन्य खरीदार से बेहतर प्रस्ताव मिला है। ए ने भी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत अनुबंध के प्रवर्तन यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन बी ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। ए को अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की है तो किस के एक्ट में करेगा? इसी एक्ट में करेगा, एसआरए में करेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में करेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को लास्ट में करना था आराम से पढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ए इस शर्त पर बी को भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित ट्रांसफर करता है, बी अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित नहीं करेगा। इस मामले में बी को अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए को बी प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा है, ए प्रॉपर्टी ए से बी के पास में आ रही है, लेकिन शर्त लगी हुई है कि वो 10 सालों तक आगे ट्रांसफर एलिनेशन नहीं करेगा। तो लिमिट बता दी इसकी, शर्त के साथ में है, तो ऑप्शन ए इसका सही। जिसने ए सिलेक्ट किया उनका सभी का आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
68। अब ये सवाल लगभग सभी गलत करके आए होंगे। श्री राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए अपने आपूर्तिकर्ता श्री राम को 50,000 रुपये का चेक जारी किया। जब श्री राम ने चेक जमा किया तो बैंक ने इसे अपर्याप्त निधि टिप्पणी के साथ वापस कर दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब चेक अनादृत बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया तो क्या करना था, यहाँ पर सीधा ही वो कोर्ट में जा रहा है, तो कोर्ट में जाने के लिए कितने महीने में जा सकता है? चेक अनादृत यानी कि बाउंस होने के बाद डेट से 3 महीने के भीतर कोर्ट में लिखित याचिका के तहत परिवाद लेकर के जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी को पता है नोटिस भी भेजा जाता है एनआई एक्ट का 138 में, लेकिन वो नोटिस भेजा जाता है 30 दिन का। 30 दिन में अगर पैसा दे देता है तो मामला कोर्ट में जाएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास धारा 17(2) इनकम टैक्स एक्ट में आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 70 नंबर सवाल, ये तो सीपीसी का सवाल है। इसका सवाल घुमा के पूछा गया है और इस सवाल का मैंने मॉक टेस्ट में रखा भी था, लेकिन वहाँ पर पीरियड में पूछा था कि कितने समय में जो विशिष्ट अचल संपत्ति है उसको वसूल किया, वापस कब्जा लिया जा सकता है। वहाँ पर मैंने समय पूछा था। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि वसूली कैसे जाएगी, तो वहाँ पर भी सीपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ पे भी आपको सीपीसी ही पढ़ना था, सीपीसी ही आंसर देखना था। तो जहाँ पर सीपीसी का दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया है। संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है? मैंने जब आपको कैटेगरी में बांटा था पीडीएफ को, तब मैंने ये भी बोला था कि बिजनेस लॉ का मेन पोर्शन होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टीपी एक्ट से, टीपीएस से, और ये क्वेश्चन पूछा गया कॉन्ट्रैक्ट से। संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। धारा 5 में ये बात बोली गई। ऑप्शन डी सीधा जवाब दे रखा है आपके, बेरक से ही पूछा गया है, धारा 5 हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आगे लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकार किस लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है? रणनीतिक, राजनीतिक उद्देश्य, बिल्कुल कर सकती है। परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं, ये भी सही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए भूमि, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन में बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट 73, ये तो सवाल आपके दे रखा है लैंड एक्विजिशन एक्ट में। देखो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको यहाँ से एक बार के लिए दिखा देता हूँ, देख लो। ये भी सवाल पूछा गया, ये भी आपके सवाल आया है। भारत में लेखक की मृत्यु के बाद, आगे बताऊंगा मैं, ये भी सवाल आया है पीडीएफ से, 60 वर्षों वाला, ये भी आया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भूमि अधिग्रहण है, अब ये तो लास्ट में दे रखा होगा। स्टार्टिंग में दे रखा होगा, ये रहा क्वेश्चन। एज इट इज क्वेश्चन मेरी पीडीएफ से पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये पीडीएफ है। कौन सा अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रतिस्थापित करता है? यहाँ पर आंसर था ऑप्शन बी 1894 का एक्ट दे रखा है। सीधा आपके यहाँ पेपर में चलते हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने कानून का प्रतिस्थान लेगा? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपका 1 नंबर सिक्योर हो जाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ऐसे तो कई सवाल आए हैं।
देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। सोम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ, पढ़ लो इसको, फिट लाइफ है और यहाँ पर फिट लाइफ है, दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर दावा क्या किया गया है कि सोम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप बनाया जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान प्रदान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम, लोगो पंजीकृत किया और ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया। हालांकि इसके लॉन्च के 6 महीने बाद सोम को एक बड़ी टैंक कंपनी द्वारा विपणन किए जा रहे फिट लाइफ, यहाँ पर अलग नाम है, ठीक है, प्रतिस्पर्धी ऐप का पता चला जिसमें एक समान लोगो और सुविधाएं थी। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप ने उसके सोर्स कोड के तत्वों की नकल की है और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक रूप से समान नाम और लोगो का उपयोग किया है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। ट्रेडमार्क कानून के तहत क्या सोम प्रतिस्पर्धी ऐप द्वारा समान नाम और लोगो के उपयोग के लिए उल्लंघन का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता, दोनों नाम अलग अलग है ना, तो नहीं, ट्रेडमार्क का उल्लंघन केवल तभी होता है जब नकल समान हो, दोनों नाम अलग अलग हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज द सही आंसर। ये देखो आ गया बेर एक्ट वाला, जो पीडीएफ वाला जो मैंने बताया था अभी। भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि है लेखक के जीवन काल के अलावा 60 वर्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर यह आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट 76 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिखितों का निरस्तीकरण। सीधा बैरक से पूछा गया, सीधा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्णित किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता? तो ये इसका सही आंसर होगा बससर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। ऑप्शन सी। ये भी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कन्फ्यूजन हो गई होगी इसमें, लेकिन इसका पहले वाला केस अब देख तो आंसर की जो आएगी उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया? ऑप्शन डी 81वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट धारा 106 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के संविधान अधिनियम के ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें पूछा गया है, ये भी सही है, ये डिस्प्यूटेड है, ये सही है, ये भी सही है, ये डिस्प्यूटेड लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ तो फिर तीनों आंसर से होगा, दो को छोड़ के। 1 3 4 ये तो गलत है, 1 3 4 2 2 3 4 ये भी गलत है, 1 2 3 ये भी गलत है, लेकिन ये सभी इसका आंसर फिर ये डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन, ये जाएगा डिलीट होने, डिलीट होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 पारित किया जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। धारा 3 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मकान किराए पर देने या बेचने में भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। धारा 6 भेदभाव के लिए जुर्माना 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। धारा 10 मकान मालिकों के लिए पिछले 10 वर्षों में सभी किराएदारों की धार्मिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य बताती है। एक नागरिक धारा 10 को चुनौती देता है ये तर्क देते हुए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10 को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन
कानून के अन्य प्रावधानों को बरकरार रखा। तो यानी कि कुछ भाग को असंवैधानिक किया, कुछ भाग संवैधानिक है। तो पृथक्करण हो गया, ऑप्शन ए इज द सही आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यहाँ पर राज्य शब्द लिखा है, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के यानी कि कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी? राज्यपाल को, ऑप्शन बी राज्यपाल। जिसने सही किया है आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 82। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? सीधा सिंपल क्वेश्चन बैरक से पूछा गया। ऑप्शन बी 129, आर्टिकल 129। ये भी मैंने मॉक टेस्ट में अजय हाशिया वाला मैं आपको बताऊंगा। किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन, ये मैंने बोला था आपको कि अगर केस लॉज नहीं, कल ही मैंने पीडीएफ डाली थी, वीडियो भी डाला था, उसमें मैंने बोला था कि केस लॉज नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अमेंडमेंट पूछेगा, ज़रूर पूछेगा अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट पूछा है और बहुत बढ़िया अमेंडमेंट पूछा है, जीएसटी वाला, सीधा सिंपल 101, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू करता है? कौन करता है? संसद करती है। तो सीधा संसद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संसद में फिर दोनों सदन आ गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानती है? तो क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए जिससे चोट भय क्षोभ पैदा हो। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सीधा बेरेक से पूछा जाने वाला सवाल सेक्शन से, मलाई मक्खन सवाल। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार इसलिए बोल रहा था कि सभी बेरेक लेकर के जाना, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है बेरेक लेकर के जाना, मानते नहीं हो। धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? सीधा बेरेक से पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 300 रुपये। नेक्स्ट, इसलिए तो मैंने टिप्स दी थी कि 50 सवालों को ढूंढ के सही करना, भले 2.5 घंटे लग जाए। तो 50 सवाल सही हो जाते तो क्वालिफाई कर जाते। अब क्वालिफाई आई होप कि सभी कर जाएं, मैं तो दुआ करूँगा सभी पास हो जाओ। जानबूझकर मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति प्राप्त करने के प्रयास करने वाले गलत, इसको क्वेश्चन को वहाँ से पढ़ेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड the voluntary causing of the death or any other harm to the wrongdoer in which of the defense committed or attempting to be committed। देखो इसका आंसर पूछा गया संपत्ति के अधिकार में आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। शरीर के प्रति, संपत्ति के प्रति दोनों ही अधिकार मिलते हैं, दोनों में ही आप किसी की भी मृत्यु कारित कर सकते हो, ये भी आपके पास में अधिकार है। लेकिन वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि जब खतरा बहुत ज़्यादा हो तब, यहाँ पर रॉबरी खतरा ज़्यादा है, वायलेंस होता है उसमें, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट इसमें भी खतरा होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप किसी की भी डेथ कॉज कर सकते हो, लेकिन थेफ्ट में, मिसचीफ में और हाउस ट्रेसपास में नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 दूसरे हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ, ओनली सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा।
इसका भी हिंदी में भी एक और दो, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। मैंने बोला था एक क्वेश्चन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से जरूर पूछा जाएगा। राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी चढ़ से मारता है। इस बार से सॉरी, ये गलत बोला गया है। इस वार से सुनील का हाथ टूट जाता है। वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि वह फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। तो जो आंसर ऑप्शन ए करके आए हैं उनका आंसर सभी का सही है। आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। और बेरेक में भी आप चेक कर सकते हो, तो आपको डेफिनेशन मिलेगी 324 में, पनिशमेंट मिलेगी 325 में। नेक्स्ट, विजय की हत्या करने के इरादे से, यहाँ पर इंटेंशन है विजय की हत्या करना। अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहाँ से पता चला कि अमित ने ये जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्य से उसकी मौत हो सकती है। हालांकि विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। अमित ने कौन सा अपराध किया है, एक बार इसको इंग्लिश में देख लो। अमित इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ विजय अटैक हिम विथ a knife. Vijay sustains severe injuries and dies on the spot. The investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his action were likely. अब यहाँ पर likely हो रहा है, यानी कि संभावना हो रही है। एक तो बात ये पकड़नी थी आपको कल्पेबल होमिसाइड में, संभावना। दूसरी बात कि उसका प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, यानी कि प्रीपरेशन नहीं थी, प्री प्लानिंग नहीं थी। तो प्री प्लानिंग भी मैंने बताया था, आप हत्या नहीं होकर के कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। अब हो गया इसका आंसर ए। आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, आपराधिक मानववध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, सीधा पूछा गया है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, बलात्कार के मामलों में सजा को बीएनएस की किस धारा में शामिल किया गया जिसमें पीड़िता 16 व 12 वर्ष से कम आयु की महिला? सीधा सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए धारा 65। नेक्स्ट 93, बीएनएस द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस की कौन सी धारा स्नैचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है? धारा 304। सिंपल पूछा गया है, सीधा आपको समझ में नहीं आता। बीएनएस उठाना था, बेरेट खोल के देखना था, ऑप्शन ए। नहीं मिल रहा है 303 में, चलो 305 में, वहाँ भी नहीं मिला, 304 में जाना था, वहाँ जरूर मिल जाता, ऑप्शन सी से आंसर 93 में। आप अपना स्कोर देख लेना, मैच कर लेना कितना आपका सही हो रहा है। अगर आपके 40 से ज़्यादा, मतलब कि यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 40 से ज़्यादा आ रहे हैं और जनरल और ओबीसी 45, यानी कि ओवरऑल में बात करूँ तो अगर आपके 45 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप समझ के चलो 45 + 2 यानी कि 47 आपके सही हो रहे हैं। इसका मतलब आप आराम से सो जाना, आप क्वालिफाई हो जाओगे। आंसर की बुक की को भी मत देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाई हो, सीधा रिजल्ट देखना, गारंटीड क्वालिफाई हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की है, जिससे जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा है। इस संबंध में निम्नांकित पर विचार करें। पुलिस अधिकारी श्री पटेल
राजू को बिना वारंट के, विदाउट वारंट गिरफ्तारी करना चाहते हैं। ऑप्शन देख लो। राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने श्री पटेल की उपस्थिति में असंज्ञ, ये तो गलत है, संज्ञेय अपराध किया होता तो बिना वारंट गिरफ्तारी हो जाती, ये गलत हो गया। चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है और ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये भी सही है। चलो फिर नंबर 3, राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने बचने या भागने की कोशिश की हो। राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने या वादा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर हो जाएगा दो भी सही है, 4 भी चाहिए। राजू तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने, वायदा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 2 और 4 दोनों चाहिए, तो ऑप्शन में है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीधा सिंपल क्वेश्चन है 95, पूछा जा रहा है शून्य एफआईआर, 0 एफआईआर बीएनएसएस ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया है। 6 अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, तो किसी भी क्षेत्र में किया गया हो वहाँ पर 0 एफआईआर दर्ज होती हैं, शून्य एफआईआर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 96, बीएनएसएस की कौन सी धारा घोषित अपराधियों यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है? धारा 356। सीधा सिंपल सवाल, आपको सीधा डायरेक्ट उठाना था और सेक्शन को देखना था। नेक्स्ट 98, बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और अधिक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करती है? धारा 530 ऑप्शन सी। सीधा सिंपल सवाल, बीएनएसएस का डायरेक्ट उठा के आपको सेक्शन देख के सॉल्व करना था। सवाल समझ में नहीं आता है तो मैंने ट्रिक बताई थी, एक बार के लिए सारे ऑप्शन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है, रिफिल करती है? धारा 531 ऑप्शन डी। सीधा सेक्शन से पूछा गया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि 50 सवाल तो सीधे सरल आए हैं, यानी कि कुछ सवाल 20 से ज़्यादा सवाल आए हैं बेरेक से और बाकी सवाल सीधे पूछे गए हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हुए दरवाजे खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी चुरा पाते हैं घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए वहां से भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी ने बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? देखो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, चोरी के इरादे से घर अतिचार, हाउस ट्रेसपास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये भी मैंने बोला था कि आपको सवाल को समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है, चाहे आपको 2 या 2.5 घंटे लग जाए, लेकिन 50 सवालों को ढूंढ के सही करने थे। 50 सवाल सही आए थे, सरल। आई होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ हो और सभी ने अच्छे से स्कोर किया हो। तैयारी की थी उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया है और स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बताई थी कैसे सॉल्व करने थे क्वेश्चंस को। मैंने बार बार बोला था सारे बैरिक लेकर के जाना है। जिन्होंने सारे बैरिक कैरी किए हैं उनको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिला है, वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप देखना, कमेंट में बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपका जो आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, वो सार्थक हुई है। मैं दुआ करूँगा आप सभी क्वालिफाई कर जाऊँ। एक बार के लिए मेरे सवालों आंसर के साथ आप एक बार मैच कर लेना अपने आंसर्स को।
अगर आपके सवाल मेरे आंसर के साथ मैच हो रहे हैं और 47, 48 के आसपास आपके सही हो रहे हैं, मतलब कि मान लो 48 के आसपास आपके सही हो रहे हैं, अगर 45 भी सही हो रहे हैं, तब भी आप आराम की नींद लेकर के सो जाना मस्ती से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास। तो जुड़े रहना चैनल से, आपको और भी आगे की तैयारी मैं करवाता रहूँगा, जुडिशरी की भी तैयारी कराऊँगा और राजस्थान EPO की वैकेंसी आएगी उसकी भी तैयारी करेंगे। चलिए, आप सभी क्वालिफाई कर जाओ, ये दुआ करूँगा। धन्यवाद।